जिसमें हम सुनीता जी से उनके साहित्य सृजन के विषय में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे और हमें साहित्यकारों का जो सृजन होता है, उनका जो अंतर्मन होता है, उनकी जो अंतर चेतना होती है, उसको भी हमें देखने और समझने का अवसर मिलेगा। तो समय हो चुका है। मैं डॉक्टर संजय अनंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो आज का कार्यक्रम जिसका नाम है अपनी बात डॉक्टर संजय अनंत के साथ। जो मित्र हमें पूरे विश्व से देख रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत। और जितने साहित्य प्रेमीगण हैं, जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे जो है कमेंट्स में फेसबुक में लिखें। मैं उनके उसके माध्यम से मैं वो प्रश्न जो है कार्यक्रम के अंतिम 10 मिनट में सुनीता जी के समक्ष रखूंगा। मित्रों, यह कार्यक्रम जो है, जिसकी जो पिछली कड़ी थी, वो मैंने झांसी से, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जो है इससे संबंधित एक मैंने कार्यक्रम किया था। हालांकि वो इंटरव्यू का कार्यक्रम नहीं था, परंतु मैं उसमें होस्ट था और वो कार्यक्रम में मैंने श्री राम के ऊपर जो है अनेक वैश्विक स्तर पर जो हमारे साहित्यकार विभिन्न देशों में बसे हुए प्रवासी साहित्यकार, उनके विचारों को मुझे सुनने का अवसर मिला था। और यह कार्यक्रम जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और वहां पर आमंत्रित अनेक अतिथियों के द्वारा देखा गया। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो है अपनी बात डॉक्टर संजय अनंत के साथ, यह लोकप्रिय तो नहीं हो सकता क्योंकि यह कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, किंतु जो साहित्य प्रेमी लोग हैं, जो सांस्कृतिक कर्मी लोग हैं, उनके मध्य ये चर्चा का विषय अवश्य बन गया है। तो एक खास वर्ग जो है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उसमें यह कार्यक्रम लोकप्रिय हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। और वो प्रबुद्ध वर्ग ही इस कार्यक्रम को देखेगा, क्योंकि इसमें जो हम जिस विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जिन विषयों को हम दिखाने वाले हैं, ये विषय उनके ही मतलब का होता है। आम जन जो है, जो मनोरंजन चाहता है, शायद वो इसमें उन्हें ना मिले, किंतु मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने कार्यक्रम को बहुत रोचक अंदाज में प्रस्तुत करूं, ताकि आपको बोरियत ना लगे और आप साहित्यकार और साहित्यकार जिन्हें हम आमंत्रित करते हैं, जो सांस्कृतिक कर्मी जिन्हें हम आमंत्रित करते हैं, उनके कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से आप परिचित हो सके। तो मैं बिना देरी किए मैं आज आमंत्रित करता हूं, जो आज की हमारी पहुना है, मेहमान है, अतिथि हैं, डॉक्टर सुनीता शर्मा, जो पहले न्यूजीलैंड में रहती थी, अभी आप मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की निवासी हैं। समकालीन हिंदी साहित्य की बहुआयामी, संवेदनशील और वैचारिक लेखिका हैं, जिनका सृजन कविता से आगे बढ़कर कहानी, लघु कथा, उपन्यास, संस्मरण, हाइकू, सेदुका, क्षणिका और आलोचनात्मक लेखन तक विस्तृत है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनका लेखन बहुत परिपक्व है मित्रों, और कुछ शब्दों में गहरी बात कहना एक अच्छे कवि का प्रमाण होता है। कविताएं तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, और आज ऐसा कोई गांव शहर नहीं होगा जहां कवि ना हो, लेकिन आप समझिए कि अच्छी कविता उसे माना जाता है कि जो कम शब्दों में, उर्दू अदब में भी हम जैसे देखते हैं, या हिंदी की जो श्रेष्ठतम कविताएं होती है, उनमें कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जाती है। मुझे महर्षि महादेवी वर्मा की एक पंक्ति याद आ रही है, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। अब देखिए, 4 शब्द है, तुम मुझ में प्रिय परिचय क्या। अब इस शब्द अगर हम इसकी व्याख्या करना चाहें तो कई पन्नों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि इतनी गहरी बात वो कहती है। तो वैसे ही लेखन हम वरिष्ठ साहित्यकारों में देखते हैं, परिपक्व साहित्यकारों में देखते हैं, और ऐसी ही लेखनी आज हमारे मध्य उपस्थित है, जिनका नाम है डॉक्टर सुनीता शर्मा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जो बड़े कवि होते हैं, बड़े साहित्यकार होते हैं, वो कम शब्दों में बहुत गहरी बात कहते हैं। अभी देखिए, मैं उनकी दो पंक्तियां ही पढ़ रहा हूँ, देखिए सुनिएगा। इश्क क्या किया, आंखों से पन्नों तक उतर आया। इश्क क्या किया, आंखों से पन्नों तक उतर आया। अब देखिए, 4 शब्द है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात, बहुत गहरे भाव अपने आप उमड़ आते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप एक पूरी गजल लिखें अपनी बात को कहने के लिए। ये 4 शब्द, इश्क क्या किया, आंखों से पन्नों तक उतर आया। मेरे कहने का तात्पर्य आप सभी प्रबुद्ध जन समझ चुके होंगे। तो सुनीता जी, आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जिसका नाम है अपनी बात डॉक्टर संजय अनंत के साथ। आशा है आप मेरे प्रश्न के प्रत्युत्तर के लिए तैयार होंगी। जी आप बिल्कुल, जी जी। क्योंकि ये हमारा संवाद है। तो और आप ऐसा है कि मैं आपके सामने जो अपने प्रश्न रख रहा हूँ। सबसे पहला तो प्रश्न ये है कि आप कैसी हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया का मौसम कैसा है, बताएं। जी, सबसे पहले तो मंच को नमन करूंगी। और हमारा जो न्यूजीलैंड का एक शब्द है क्योरा, क्योरा का मतलब है नमस्कार, स्वागत। जी, और नमस्कार। मंच को केवरा, नमन करते सही हुए सही मैं प्रोनाउंस सबसे कर रहा पहले हूँ। वही शब्द। केवरा, केवरा, जी मैंने जी, सही सही प्रोनाउंस किया। तो नमस्कार क्योरा। केवरा, ठीक है, जी। बताइए। तो और हाँ, बोलिए बोलिए।
ऑस्ट्रेलिया में अभी तो बहुत गर्मी चल रही है, आपको मेरे अच्छा, अच्छा। कपड़ों से ही पता लग रहा होगा। अच्छा, ये बताइए कि अ, वैसे तो मैं उसको अभी तो ऑस्ट्रेलिया में आप कुछ समय से रहना शुरू करी, परंतु अपने जीवन का एक बहुत बड़ा काल आपने न्यूज़ीलैंड में बिताया है। तो जी, न्यूज़ीलैंड में आपने बहुत समय बिताया, तो वहाँ की कुछ स्मृतियाँ जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? वहाँ से जी, जुड़ी स्मृतियाँ जो आपकी हों जी, न्यूज़ीलैंड में, बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा था कि आज से लगभग 25 साल पहले हम लोग जी, जब न्यूज़ीलैंड पहुँचे, तो संजय जी, जब मैं वहाँ पहुँची, तो मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे धरती पर कोई स्वर्ग है, वहाँ जी, हम जी, पहुँच गए हों। इतनी जी, साफ-सफाई, जी, और साफ-सफाई के अलावा जो प्राकृतिक दृश्य था, वो जी, जी, इतना सुंदर था कि बिल्कुल ऐसे लगता था कि मतलब जब हम लोग एयरपोर्ट से उतरे और एयरपोर्ट से उतर कर जब हम अपने होटल तक आए हैं, वहाँ सबसे पहले जो मुझे प्रभाव पड़ा, हमारी जो लेडी थी जो हमें लेने के लिए आई थी टैक्सी में, आज से 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। वो लेडी ड्राइवर थी जो कि ड्राइव कर रही थी। तो वहीं से एक बड़ा ही स्त्रियों के प्रति जो मान-सम्मान और उनकी जो डिग्निटी है और उनका जो प्रभाव है, वो वहाँ से पड़ना शुरू हुआ। और जैसे न्यूज़ीलैंड से बाहर मतलब एयरपोर्ट से बाहर आए, इतना प्राकृतिक सौंदर्य और इतना सुंदर दृश्य सारे के सारे, जी, जी, बिल्कुल ऐसे बेल बूटे और सारा। तो वहां से ये लगा कि न्यूजीलैंड जो है वो वाकई में स्वर्ग है, और इसको स्विट्जरलैंड से भी इसकी तुलना की जाती है। क्या बात है! और सबसे अच्छी जो बात है, अभी तक जो हमारे यहाँ की जो नेटिव हैं, जो माओरी लोग हैं, वो मतलब इतना वृक्षों से स्नेह करते हैं, और वृक्षों से ही नहीं, प्रकृति से उनको इतना स्नेह है कि वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी जो एंसेस्टर्स हैं या वो हैं, तो रंगीनोई जो है वो आकाश पिता जैसे हम अपनी संस्कृति में मानते हैं, और जी, जो पापा अटुनकू वो हमारी पृथ्वी है। तो ये जो पूरा एक प्राकृतिक जो दृश्य है और प्राकृतिक सौंदर्य जो है, वो यहाँ के व्यक्तियों में भी है। मतलब ये नहीं कि खाली प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ के व्यक्ति भी, यहाँ के जो नेटिव्स हैं और यहाँ के जो लोग हैं, वो इतने सीधे साधे हैं, इतने सरल हैं। कोई जी, ताला नहीं लगाया जाता था, और क्या बात आप है! हंस के मिलते हैं, हंस के क्या मिलते बात हैं, आप उनसे पूछिए और आपको घर तक छोड़ने के लिए आ जाएंगे। बहुत ही सरल व्यक्ति हैं यहाँ। और दूसरी बात, यहाँ पर ना तो सांप है, ना मगरमच्छ है, हिंसक अच्छा, प्राणी बिल्कुल नहीं है, हिंसक जीव जंतु कोई नहीं है। तो क्या आप बात है! रात को भी जंगलों में आराम से रह सकते हैं। अच्छा, तो ऐसी प्रकृति, ऐसा वातावरण जहाँ पर हिंसा है ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में ही न्यूजीलैंड जो है वो एक स्वर्ग माना जा सकता बहुत, है। बहुत जी। सुंदर। आप वैसे अभी आपकी सिटिज़नशिप कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है या न्यूजीलैंड की, अच्छा, न्यूजीलैंड की। न्यूज़ीलैंड की नागरिक हैं आप। जी, तो जी। न्यूज़ीलैंड में ड्यूअल सिटिज़नशिप अलाउ है? आप भारत की भी नागरिक हैं या हाँ अभी जी। आप अच्छा दोनों देश के नहीं, नागरिक बहुत बहुत समय हो गया। तो मैं भारत की, मतलब भारत जब मैं आती हूँ तो मुझे वीज़ा लेना पड़ता है, सॉरी, ये बात मैं कह रही हूँ, नहीं, पर नहीं, कुछ ऐसी देखिए वो परिस्थितियाँ तो थीं। नियम की बात होती है क्या कई देशों में जी, ऐसे नियम है कि आप ड्यूअल और सिटिज़नशिप भी ले सकती हैं। जी, जैसे बहुत सारे देशों में हमारे ऑस्ट्रेलिया देश और की तरह न्यूज़ीलैंड। अलाउ है कि भई आप ड्यूअल जी, सिटिज़नशिप ले सकती हैं, यानी आप उस देश की भी जी। नागरिक ले सकते हैं, भारत की भी जी, ले सकते हैं। तो तो ऑस्ट्रेलिया जो की भी नागरिक हूँ मैं, उतनी ही, क्योंकि जी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के समान अधिकार हैं। तो जो अच्छा। न्यूज़ीलैंड को आपको अधिकार प्राप्त है, वो यहीं ऑस्ट्रेलिया में भी वही अधिकार प्राप्त अच्छा, है। तो इस तरह का यहाँ अब का आपको हम सिस्टम। थोड़ा-सा और अतीत में ले जा रहे हैं क्योंकि अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, फिर मैंने आपको न्यूज़ीलैंड में ले गया। अब जी, हम चलते हैं आपको भारत लेके चलते हैं क्योंकि आपकी शिक्षा-दीक्षा बिल्कुल, भारत में हुई। वो तो मेरी तो भूमि मेरे दिल में बसी हुई है। बचपन से जुड़ी बचपन की क्या स्मृतियाँ हैं? कि कुछ ऐसी स्मृतियाँ जो जी। बचपन की हों, भारत से जुड़ी हुई हों, जो आपके पूर्व भारत में जो आपने समय बिताया है, उससे कुछ स्मृतियाँ आपकी हो जिससे आप साझा करना चाहें? देखिए, बताइए, आपके भारत तो पूर्वजों मेरी भूमि है, मेरी जन्मभूमि है। अगर जी, जी, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मेरी कर्म भूमि है, तो मेरी जन्मभूमि भारत है। और जी, जहाँ आपकी जड़ें रहती हैं, एक आपको जी। जड़ देता है और दूसरा आकाश देता है। जी, तो जी। जो भारत है, उसने मुझे जड़ें दी हैं। जी, और अगर मैं
पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरा जो बचपन है वो वहीं बीता है। मेरे पिताजी प्रोफ़ेसर थे और मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली में, और जी, वहाँ से जो एक पढ़ाई की लगन और एक पुस्तकें पढ़ने की, अपनी कोर्स की किताबों में छुपा-छुपा कर पढ़ने की, क्योंकि घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती थी। जी, वो जो लगन थी और जी, वो जो समय था, दिल्ली जी, यूनिवर्सिटी की मैं स्टूडेंट रही, और लिखना तो मेरे ख़्याल से मैं जब मैं 8वीं-9वीं में थी, तब मैंने लिखना शुरू कर दिया था, तो मुझे ये नहीं पता था ये मैं कविता लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, पर लिख रही हूँ। जी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी प्रोग्राम मैंने टीवी वगैरह पर भी दिए। फिर शादी, विवाह सब कुछ। और मेरे पति डॉक्टर श्याम शर्मा, वो डॉक्टर नहीं है, वो अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, हैं। जी, जी, और उनके साथ मेरा जीवन बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी विदेश की धरती पर जाऊँगी। कभी भी अपॉर्च्युनिटीज़ आती थी तो हमेशा मना कर देते थे। पर ये है, जहाँ का दाना-पानी आपकी किस्मत में लिखा है, आप खुद पहुँच जाएँगे वहाँ पर। तो इसी तरह की मेरी यात्रा रही कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी न्यूज़ीलैंड जाऊँगी, पर भगवान ने कुछ इस तरह के बना दिए, सारे सब कुछ इस तरह का हो गया कि हम न्यूज़ीलैंड की धरती पर आ गए। पर बचपन मेरा बहुत सुंदर बचपन, बहुत ही अच्छा बचपन, जनकपुरी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पैदा हुई, शक्ति नगर में। तो स्कूलिंग मेरी वहाँ हुई, और मैंने बीएड मैंने किया था एनसीईआरटी जी, जी, अजमेर से। तो जी, जी, कभी-कभी अजमेर जो है, वो मुझे हुँ, हमेशा न्यूज़ीलैंड की याद दिला देता है, क्योंकि अच्छा। अजमेर में भी वही वादियाँ हैं, वही जी, जिस तरह से यहाँ पर न्यूज़ीलैंड में है। तो इस तरह से मेरा मतलब ये हुआ, और कुछ पुस्तकें मैं वहाँ पर लिख रही थी, कुछ वहाँ प्रकाशित भी हुई, पर फिर दाना-पानी यहाँ न्यूज़ीलैंड का लिखा हुआ था, तो हम लोग यहाँ न्यूज़ीलैंड आ गए, तो आज इस के तरह। कार्यक्रम में मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे ज़ूम का जो रूम है, उसमें 2 जो हमारे जो अतिथि हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं। आप हैं प्रदीप प्रदीप कुँवर जी, और दूसरा मैं नाम ज़ूम यूज़र लिखा हुआ है, इसलिए मैं उनका नाम आ गया स्क्रीन पे। प्र भावना है, भावना। प्रदीप कुँवर जी, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों से पूर्व परिचित हूँ। बहुत अच्छा लगा आप मेरे कार्यक्रम में पधारे हैं। बहुत-बहुत स्वागत आपका। आप सुनीता जी से परिचित हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो सुनीता जी, मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो अब जो जी, सबसे पहले जो मैं सभी साहित्यकारों से पूछता हूँ, चूँकि आप अभी तक जो सांस्कृतिक कर्मियों की जो क्रम है, वो अब शुरू होने वाला है। अभी तक मैंने जितने लोग को आमंत्रित किया, आप सब साहित्यकार ही हैं। तो पहली कविता के संबंध में कुछ यादें सबकी जुड़ी होती है। तो पहली जी। कविता आपने कब लिखी, उससे कोई जुड़ी याद हो तो बताइए? मेरे ख़्याल से मैं 8वीं-9वीं कक्षा में रही होंगी, पर मुझे जी, ये जी। नहीं पता था कि मैं कविता लिख रही हूँ। जी, पर जो मेरे स्मृति में कविता है, वो है कि सब लोग कॉलेज में मुझे सोना, खरा सोना करके बोलते थे, कि खरा सोना, खरा सोना। तो जी, जी, और वो मेरी पंक्तियाँ ये थी कि ज़िंदगी ने तपाया, दुखों ने मांजा, जी। आँसुओं ने धोकर शायद खरा सोना बना दिया। क्या तो बात है! ये जो है, ज़िंदगी ने तपाया, दुखों ने मांजा, जी। आँसुओं ने धोकर शायद खरा सोना बना दिया। तो ये मेरे स्मरण में है, जो पंक्तियाँ कि भई कॉलेज अच्छा, के स्कूल समय में में लिखी सब थी लोग आपने। मुझे खरा तो सोना स्कूल के बोलते समय थे। लिखी थी तो मम्मी-पापा को दिखाया या बस ऐसे ही लिख के छोड़ दिया था? अ, उसमें एक थोड़ी-सी लज्जा भी होती है, थोड़ा-सा मन में संकोच होता है कि क्या जी, कोई जी। हमारे जैसे नहीं, गावड़ा। मम्मी-पापा को नहीं दिखाती थी, अच्छा, क्योंकि अच्छा। क्या करती थी, छुप कर ही लिखती थी। और उसके पिताजी बाद बहुत बड़े आलोचक अ, आलोचक रहे। उन्होंने भावना जी जुड़ी होंगी, भावना जी भी सहमत होंगी मेरे से, क्योंकि पहली कविता जी, है या उस बिल्कुल। समय या बहुत बहुत टीनेज में हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग को थोड़ा-सा एक बड़ा संकोच होता है कि हम किसी को हिचक होती है, एक दिखाएँगे भी, झिझक होती क्या है। बोलेगा कोई? तो ठीक है, चलिए मैं अब आपसे एक गंभीर प्रश्न कर रहा हूँ। जी, अब आपके परिचय में, जैसा कि आपका जो डॉक्टरेट है, जो आपको पीएचडी जो उपाधि प्राप्त हुई है, वो आपका जो शोध कार्य है, वो कृष्णा सोपती पर है। कृष्णा जी, सोपती जो है वामपंथी खेमे की बहुत ही स्थापित लेखिका मानी जाती हैं, जो हमारे यहाँ वामपंथी लेखक की जो लेखन की जो परंपरा है, उसकी एक जी, बहुत ही जो है स्थापित लेखिका मानी जाती है। अब आपने उनके ऊपर शोध कार्य किया है, तो ज़रा आप जी। अपने शोध कार्य के बारे में बताइए कुछ शब्दों में कि क्या मतलब आपका शोध का विषय था और आपने कृष्णा सोबती विषय को मतलब इनको ही क्यों चुना? मैं वही जानना चाहूँगा।
मेरा प्रश्न है। एक्चुअली जब मैं सारे साहित्यकारों को पढ़ रही थी और पहले तो जब मैं स्कूल में थी तो मैं पुस्तकें मतलब अपने कोर्स की पुस्तकों में छिपा-छिपा कर पढ़ती थी। और उसके पश्चात जब मैं एमए किया, तो एमए करने के पश्चात जो मेरी दृष्टि थी वो कहीं न कहीं काफ़ी सुलझ गई थी। तो अमृता प्रीतम थी और मतलब उस समय शिवानी मैं पढ़ रही थी, अमृता प्रीतम पढ़ रही थी, क्या कृष्णा बात सोबती पढ़ रही थी। और है! कृष्णा जी, सोबती कहीं न कहीं मुझे प्रेरित करती थी, कहीं न कहीं अंदर से एक झुकाव आता था उनके प्रति। मुझे जी, जी, जी। ये लगता था कि हम क्या करते हैं कि उनकी जो परतें हैं, मानवीय मानव की या स्त्री को समझने की जो उनकी परतें हैं, उनको ये नहीं है कि आप सिर्फ बोल्ड कहेंगे, वो बोल्ड नहीं है, वो स्त्रियों की जो मन की परतें हैं, उनको कहीं न कहीं उघाड़ने की कोशिश करती हैं। और कई बार वो जो मन की परतें हैं, वो कई बार इतना नगन सच सच होता है कि आप उसको स्वीकार नहीं पाते। अगर देखा जाए तो जैसे मित्रों मरजानी है, अब एक तरफ से तो वो मित्र की तरह है और दूसरी तरफ से उसका क्योंकि उसका जो सामाजिक वातावरण रहा, वो उस तरह का रहा, तो उसके अंदर उस तरह की जो अतृप्ति है, वो कहीं न कहीं दिखाई पड़ती है। फिर भी वो अपना सब कुछ सहर्ष अ देने के लिए भी तैयार हो जाती है कि उसके आभूषण हैं, उसके गहने हैं या कुछ भी है। तो इसीलिए मित्रों मर जाने के उसका नाम पड़ा। इसी जी, तरह जी। सूरजमुखी अंधेरे के है तो अगर आप रति का देखते हैं मतलब रति को आप देखते हैं, उसके मन में जो कुंठा है, पर वो कुंठा कहाँ से आई है? कहीं न कहीं बचपन में घटी हुई एक घटना और इस तरह की घटना को लेके उस समय लिखना, सूरजमुखी अंधेरे के आप देखिए कि नाम ही कितना सांकेतिक है। तो मुझे ये जी, लगता जी। था कि कृष्णा सोबती मुझे कहीं बहुत प्रभावित करती है। कहीं उन्होंने लड़के लिखा, फिर बहुत उन्होंने अच्छी बात महक का है। ये एक तो होता कैरेक्टर नहीं होता क्या है कि जो लगाया सुंदर जो जनरली जनरली लोग पीएचडी जो करते ज़िंदगीनामा हैं। एक सेकंड हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। जी, फिर जी, ज़िंदगीनामा जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा जी, कि पाकिस्तान से उनका जो विस्थापन है, उसकी स्मृतियाँ उनके मन में कितनी गहरे बैठी हुई हैं कि पूरा ज़िंदगीनामा उन्होंने लिखा और जिसको कि ज्ञानपीठ साहित्य मतलब पुरस्कार भी मिला। तो कहीं न जी। कहीं मेरे मन में इस तरह की ललक आई कि कृष्णा सोबती ही मेरी ऐसी लेखिका हैं जिनको कि मैं जिनके ऊपर मैं कार्य करूँ, तो मैं मेरा विषय था कृष्णा सोबती युग बोध एवं मूल्य संक्रमण। तो क्या किस बात तरह से मूल्य संक्रमित हो रहे हैं और उनका जो युग बोध है वो क्या कह रहा है, तो ये मेरा विषय था। तो तो कृष्णा मैंने सोबती मैंने मेरी आपसे प्रिय लेखिकाओं में मैं से वही आपसे कह रहा था कि ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है। वरना सामान्यतः होता ये है कि उस समय हम लोग स्टूडेंट होते हैं और जो हमारे रीडर होते हैं, कुछ 2-4 नाम हमको सुझाते हैं, उसमें से एक लेना होता है। उस विषय से हमारी व्यक्तिगत नहीं, रुचि हो या ना हो, पर आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि आप कृष्णा सुब्बती को पसंद करती थी और उसी विषय पर आपने शोध किया। नहीं तो शोध के कार्य में जी, मैंने देखा है कि वो जो जो आपको एक पकड़ा दिया जाता है कि ये विषय पे करो। अब उसमें आपकी उसमें रुचि हो या ना हो, चूँकि अब आपको पीएचडी करनी है, तो आप उसको पढ़िए, उसके जी, ऊपर नहीं कुछ ऐसा बनाइए नहीं और था। इसको एक शोध प्रस्तुत समकालीन करिए। ये रचनाकारों बहुत को मैंने ये बहुत पढ़ा, ये पर बहुत कृष्णा सौभाग्य की सोबती बात है मेरी प्रिय और रही। सुनीता जी आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अभी जो फ़ेसबुक में जो है मेरे साथ जो है जो बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, उनकी संख्या 50 से ऊपर हो गई है और उसमें से कुछ नाम जो हैं मीनकेत प्रधान जी हैं, जो फ़ेसबुक में हमारे साथ जुड़े थे। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, हमारे रायगढ़ के हैं, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं। वो हमें फ़ेसबुक में देख रहे हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा और मेरी भी अब तरफ मैं से अब मैं सबको अब मैं नमन। जो है अब मैं जो है अब आपके मूल प्रश्नों पर आता हूँ। मूल प्रश्न से मेरा तात्पर्य होता है कि किसी भी साहित्यकार की जो रचनाधर्मिता होती है, हम उस पर बात करते हैं। तो मित्रों मैंने सुनीता जी को बहुत गहराई से पढ़ा है, इसलिए मैं सुनीता जी के विषय में एक टिप्पणी कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा प्रश्न रहेगा। डॉक्टर सुनीता शर्मा का साहित्य सृजन स्त्री अंतस में घुमड़ते अंतर चेतना के मेघदूत हैं। मैं अपने घर की खिड़की के बाहर घुमड़ते बादलों को देख रहा हूँ। एक नन्हा सा बादल का टुकड़ा आकाश में कुछ अलग सा है। मैंने प्रश्न किया, अरे कहीं तुम कालिदास के मेघदूत तो नहीं? और मेरे समक्ष है डॉक्टर सुनीता शर्मा जी का रचना संसार। उनको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि ये छोटा सा मेघदूत मानो सुदूर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से लंबी यात्रा तय करके मेरे नगर के आकाश में पहुंचा है।
अच्छा तो तुम कालिदास के नहीं, सुनीता जी के रूप हो। सच में उनकी सृजनशीलता स्त्री अंतस में घुमड़ते चेतना के मेघदूत ही हैं, जो पूरे आवेग में स्त्री की करुणा, प्रेम, व्यथा, अनुराग, वियोग सबको अपने में समेटे पाठक के हृदय की शुष्क हो चुकी भूमि में बरसने को आतुर है। तो मित्रों, ये मैंने टिप्पणी पढ़ी, तो इसको पढ़ने का मेरा तात्पर्य ये था कि जो उनकी सृजनशीलता है वो उसमें स्त्री प्रधान है, स्त्रीत्व का प्रधान है, वो स्त्रियों पर मुख्य रूप से लिखती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है मित्रों कि उनकी सृजनशीलता स्त्री की दृष्टि से मानव समाज के अंतर और बाह्य दोनों रूपों को देखने का प्रयास है। एक पुरुष की दृष्टि होती है, एक स्त्री की दृष्टि होती है, ठीक है। पुरुष वही वही संसार की घटना चक्रों को एक अलग दृष्टि से देखता है। जब स्त्री साहित्यकार होती है, स्त्री स्त्री कोई सृजनशील होती है, उस स्त्री का अंतर्मन में वही घटना चक्र अलग प्रभाव डालते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि उन्होंने सृजनशीलता में स्त्री की दृष्टि से उन्होंने सारे समाज को देखा। वो स्वयं स्त्री है तो उन्होंने देखा है, लेकिन उसको उन्होंने अपने अंतर्मन में अनुभूत करके उसको लिखा भी है। बहुत गहरी दृष्टि है, एक परिपक्व लेखन है। तो ये बताइए कि आपके काव्य सृजन की मूल अंतरात्मा क्या है, ये बताइए, मेरा प्रश्न है। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रश्न संजय जी। और जैसा आप खुद ही कह रहे हैं, इंत्री स्त्री अंतस के घुमड़ते मेघदूत, आपने कहीं बताया है। अब स्त्री जो है वो विभिन्न प्रकोष्ठों में इस तरह से बटी हुई है कि उसके अंदर तक पहुंचना, उसकी यात्रा तक पहुंचना एक बहुत ही दुर्गम, मतलब ये कहते हैं कि भगवान भी स्त्री को बनाने के पश्चात भूल गया कि उसने किस लिए बनाया और किस तरह से बनाया। एक तरफ से उसकी सहन शक्ति है जो कहीं शिला से भी बढ़कर है, और कहीं उसकी संवेदना है जो कि कहीं ना कहीं दो बूंद में भी उतर आती है। बस एक कचोट, एक टीस कहीं पर लग गई, यहाँ दिल पर लग गई तो वो छोटी सी बात उसको इतनी घर कर जाती है, और कहीं वो शिला जैसी अडिग भी है। तो क्या बात यही जो प्रकोष्ठ हैं, जी। यही जो स्त्री के अंतस है, यहीं से कहीं जो है वो संवेदना जागती है। और ये जो संवेदना है, मैं लिखने को कोई ऐसा कोई क्रम नहीं है, मैं लिखने को जीती हूँ। और जो जीवन है उसको कहीं बाहर से नहीं, अंदर से ही आता है वो जीवन जो है। तो कभी ना कभी ऐसे कोई एक छोटी सी बात हुई, कोई एक छोटी सी घटना हुई, और कोई शब्द आपके मन को छू जाते हैं, और मैं क्या करती हूँ, उन शब्दों को लिख लेती हूँ, उन शब्दों को देखती हूँ, उन शब्दों को बाहर से नहीं, पहले बाहर अनुभव किया और फिर वो अंतस में गए, अंतर आपके घुसे, और ऐसे घुस गए, ऐसे धस गए कि आपने उसको कहीं ना कहीं इतनी तरह से ग्रहण कर लिया कि वो कहीं ना कहीं एक रचना के रूप में आपके सामने आ गई, या आपने उसको बना दिया। तो ये स्त्री तो की ही मित्रों, मैं वेदना है। मैं देख रहा था कि फेसबुक में भी जो जुड़े होंगे और हमारे आज के जो जूम में भी जो दो हमारे अतिथि पधारे हैं, वो वे मुझसे सहमत होंगे कि बहुत ही गहन और बहुत ही क्लिष्ट जो विषयों पर हम जो है अंतर मन की बात चल रही है, और उन विषयों पर जो है सुनीता जी बड़े ही गहराई के साथ जो है उसका प्रत्युत्तर दे रही हैं। और हमारे जो दो गेस्ट जुड़े हुए हैं, जो हमारे अतिथि हैं, भावना जी, मैं उनके विषय में तो मैं जानता हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने उनका साक्षात्कार भी किया था। तो भावना जी मेरे से सहमत होंगी, जो अगर उन्होंने सुनीता जी को पढ़ा है तो अभी मैं आगे आगे अपनी बात रखूंगा। आगे मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जी देखिए, जी बिल्कुल। 1996 में आपका पहला कविता संग्रह आया जिसका नाम था मैं गांधारी नहीं, ठीक है। जी, मैं और सिखाती मैंने हूँ। आपके 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 सभी काव्य संग्रह पढ़े हैं जो आपने मुझे उपलब्ध कराए थे। मैं ये आपका गांधारी पहला नहीं। काव्य संग्रह, उसके बाद है चिर परिचित जी और अनछुए स्पर्श, उसके बाद के दो जी क्रम से आते हैं। तो मैंने तीनों काव्य संग्रह को पढ़ा। तो मैंने देखा कि 1996 में जो आपका पहला काव्य संग्रह आया, मैं गांधारी नहीं, उसने मुझे खास प्रभावित नहीं किया। उसका कारण ये जी था कि उनमें जो कविताएं थी
वो जो एक हमें कुछ विषय दे दिए जाते हैं जो जैसे स्त्री विमर्श के कुछ भारत में तयशुदा विषय होते हैं, जिनमें ना जाने कितने लोगों ने कविताएं लिखी, और उसमें मैं उनको, मुझे दुख ये बात का होता है कि आपको स्त्रियों पर लिखना है तो कुछ मौलिक ढूंढ कर लाइए, पर होता यह है कि हमारे कुछ तयशुदा विषय जैसे सीता हो गई, उर्मिला हो गई, आपका वो यशोधरा हो गई, ये कुछ हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम तयशुदा विषय होते हैं, और जिनमें मैंने जितने भी, मैं 100 से अधिक साहित्य मतलब कविता समीक्षाएं कर चुका हूँ, उसमें अधिकांश काव्य होते हैं, कृतियों की समीक्षाएं करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो मैं ये देखता हूँ कि स्त्रियों का जो साहित्य है, जो कवित्री है, उनमें ये विषय जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, वही उनका, तो ये इनके, इसमें इनका दोष नहीं है, क्योंकि जब वो कविता के क्षेत्र में वो आई तो उन्हें उन्हीं विषयों को चुना जो उस समय उनको ऐसा लगा कि सब लिख रहे हैं, या इस विषयों पर और भी लोगों ने लिखा है तो मैं भी इस विषयों पर अपनी कोई बात रखूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो विषय, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उनके कविताओं को पढ़ते हैं, तो मित्रों, मैंने जैसे कहा कि मुझे उतनी प्रभावित नहीं करी, लेकिन अगर देखा जाए तो वो शुरुआत होती है ना, जो प्रारंभ होता है, तो जो प्रारंभ की कविताएं होती हैं, तो वो तो उसके लिए एक जो जो कवि होता है, सृजन करता है, उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं होती, क्योंकि उसकी पहली पुस्तक उसके जब हाथ में होती है, तो वो उससे उसकी जो उसकी प्रसन्नता होती है, उसके साथ जो उसका आत्मीय लगा होता है, उसकी बाद की कृतियों के साथ उतना नहीं हो पाता है। ये अपने अपने ये अनुभव की बात है, आप में से जो साहित्यकार है वो उससे सहमत होंगे। उसके बाद की जो दो कृतियां अगर आप पढ़ते जाएंगे, तो शनय शनय आप देखेंगे कि सुनीता जी में गहराई बढ़ते जाती है, उनके अंतर्भाव का प्रगटीकरण और गहरा और परिपक्व होता जाता है। तो जो उनका जो दूसरा जो अनछुए स्पर्श अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि उनका प्रगटीकरण जो है अपने भावों का और गहरा हो गया, आयु के साथ, अनुभव के साथ, अध्ययन के साथ और परिपक्वता आती गई। तो लेकिन मैं गांधारी नहीं, उन्होंने जैसा अभी उन्होंने अपने, अभी उन्होंने हम सबके सामने दिखाई भी वो कृति, तो उसका उस काव्य संग्रह की जो ये कविता है, मैं गांधारी नहीं जी, मैं समझता हूँ कि वो कविता उनकी जो है उसकी उसी प्रतिनिधि कविता है, इसी के नाम, इसी कारण उसका शीर्षक भी उन्होंने वो रखा है। तो उसकी मैं दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं। और तुम मुझे विरोध करती देख छोड़ जाओगे वहीं किसी दूसरी गांधारी के तलाश में, यही तो पुरुष का अहम है, उसके द्वारा निर्मित मर्यादा, संस्कार, रीति रिवाजों का विरोध उसे स्वीकार नहीं, चुनौती देती स्त्री उसे स्वीकार नहीं। वे आगे लिखती हैं, पर मैं जानती हूं तुम्हारी ये अंधी और अंतहीन यात्रा कभी खत्म ना होगी, तुम्हें रास्ता दिखाने की चाह में मैं स्वयं भी नहीं होना चाहती नेत्रहीन नेत्रहीन नेत्रहीन। तो सुनीता जी, इसको पढ़ने के पीछे जो है मेरा प्रश्न है, मैंने पढ़ा क्यों, जी उसके पीछे मेरा प्रश्न था, इसलिए पढ़ा। तो जी सुनीता जी, पुरुष समाज के प्रति आपके सृजन में, मैं व्यक्तिगत रूप जी से नहीं कह रहा हूँ, आपके जी सृजन में पुरुष समाज के प्रति इतना आक्रोश क्यों है, मेरा प्रश्न ये। नहीं, आक्रोश नहीं है। सृजन आप में, इसको मैं दूसरी तरह से व्यक्तिगत ले नहीं कह रहा रहे हूँ कि हैं। आप पुरुषों से नफरत करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा जी, हूँ। मैं मैं कह बता रहा हूँ रही हूँ, लेखन में मैं जो है आ वो रही हूँ। आक्रोश है बहुत। मैंने आपकी और कविता में आपको, अगर आप कहेंगी तो मैं एक जो श्री राम पर आपने लिखी है कविता, उसमें भी मैं आपका जी उल्लेख कर सकता हूँ, ठीक है। जी और क्योंकि मैंने आपके काव्य की समीक्षा की है, इसलिए मैं ये प्रश्न अगर आपसे कर रहा हूँ, तो अधिकांश कविताएं मैंने ऐसी देखी है जिसमें पुरुषों जी के प्रति आपके मन में आक्रोश है, सृजन में। तो उसका कारण बताएं। जी ऐसा नहीं है, मैं अभी आ रही हूँ, आपको बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट कविताएं भी सुना सकती हूँ। पर हाँ, आपने जो ली है कविताएं, हम चर्चा उसी के ऊपर करेंगे। पर देखिए, मैं उसी से ले रही हूँ, मैं गांधारी नहीं से कविता ले रही हूँ। आया है वह मेरे पास अंधेरे भर तक, आया है वह मेरे पास अंधेरे भर तक, ए भोर मत आंकना अपने माथे पर सूरज की सुनहरी बिंदिया। ए भोर मत आंकना अपने माथे पर सूरज की सुनहरी बिंदिया। तो ये बहुत छोटी सी कविता मैंने आपको उदाहरण के तौर पर सुनाई। तो ये आक्रोश नहीं है, मैं बताती हूँ, ये एक दृष्टि की संवेदना है। अब आपके प्रश्न पर आ रही जी हूँ कि जी जी। आप पुरुषों के प्रति इतनी कटु क्यों हैं या इतनी कठोर क्यों हैं? ये कटु क्योंकि नहीं है, आपकी आप देखिए, कटुता और आक्रोश में अंतर है। भावना जी मुझसे सहमत होंगी, कटुता और आक्रोश में अंतर है। आपकी कविताओं में जी आक्रोश है कि पुरुष जी समाज ने स्त्रियों आक्रोश के साथ जो है अन्याय किया, इसके प्रति आपके मन में आक्रोश है। तो इतना आक्रोश क्यों है, मेरा प्रश्न ये था। जी कटुता ठीक है, नहीं होती, कटुता तो फिर ठीक व्यक्तिगत है, है। मैं उसी बात पर आती हूँ कि इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि अगर देखा जाए इतिहास में बहुत सारे ऐसे पात्र हैं, ऐसे उपेक्षित पात्र भी हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया, या स्त्री कहीं ना कहीं सताई तो गई है,
तो अब जब हम आधुनिक युग में हैं, तो अपने आप को संवेदनशील बनाना, किसी भी चीज को आपने अंधा अनुकरण नहीं करना है। ने क्या करना है, वो गांधारी थी जिसने आंखों पर पति अंधे हैं, तो उसने क्या किया, खुद भी पट्टी बांध ली। पर मेरा प्रश्न ये था कि उसने पट्टी क्यों बांधी? अगर जी वह समाज को गलत चीजों के लिए आईना दिखा पाती, तो हो सकता है कि महाभारत होता ही नहीं। पर क्यों उसने खुद ही पट्टी बांध ली, जबकि उसको आईना बनना चाहिए था, उसको दृष्टि बनना चाहिए था। तो ये जो संवेदनशीलता है, ये कहीं आक्रोश नहीं, पर ये संवेदनशीलता मैं इसको कह सकती हूँ, क्योंकि संवेदना के साथ अगर आप अपने आप को समझ सकते हैं तो आप सजग रहेंगे। तो ये सजगता है, आक्रोश नहीं है, ये सजगता है। और ये सजगता ऐसा है जिसके अंदर पहले आप अधिकार ना मांगे, पहले अपने आत्मबोध को जागृत करें। आप खुद सोचें कि आपका आत्मबोध क्या कहता है। तो अधिकार ये नहीं है कि आप पति को देखो, पति अंधा है तो आप भी पट्टी बांध लो। अधिकार ये जी है कि आप अपने आत्मबोध को देखो कि आपका मन क्या कहता है। जी और जी अगर आपको आईना दिखाना है तो आप इतने सजग बनो कि आप आईना दिखाओ। फिर प्रतिरोध से पहले आप आत्मसम्मान की बात करें। प्रतिरोध नहीं करना है आपको, पर आत्मसम्मान की रक्षा तो आप करेंगे ही। जी जी। तो बहुत बढ़िया। आपको वो मैं आक्रोश लग मैं रहा है, पर वो जी, आक्रोश नहीं है। मुझे ये लगता है कि वह एक बहुत संतुलित स्वर है। चलिए, क्यों है आपने संतुलित आपने स्वर? आपने अपनी मैं कविता बात कर पर लूं अपनी कविता प्लीज? पर जो आपने विचार रखे मुझे अच्छे लगे, लेकिन मैं आपको टोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि आक्रोश तो आपने समझा दिया। अब मैं जी आपकी सृजनशीलता पे मैं आपसे ये कहूंगा कि जैसे जो बाकी विषयों पर जैसे आपने आपने जो लिया है, जैसे मातृत्व पे लिया, अपनी जी माता के ऊपर भी कविताएं लिखी हैं, कुछ जी कविताएं आपने देश के ऊपर भी लिखी है, ठीक है। जी तो अन्य विषयों पर भी आपने लिया है। स्त्री विमर्श पर तो मैंने, जैसा कि आपने कहा कि आपने आपने बहुत कुछ लिखा है, और आज हमारे कार्यक्रम में जो है वो सुरेश पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में। सुनीता जी, होता ये है कि अगर कोई कोई प्रश्न अगर आप ले रही हैं, क्योंकि मुझे समय भी देखना होता है, इसलिए अन्यथा मत लीजिएगा अगर जी मैंने जी आपको जी। टोका तो। क्योंकि नहीं ये नहीं, एक ऐसा कभी कुछ नहीं है। कभी देखिए जी समय की सीमा में हम सब बंधे होते हैं ना। तो जी अभी देखिए मेरे से आप आपके बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आपके कृतित्व और व्यक्तित्व के शायद छूट जाएँ, वो मैं नहीं चाहता। तो मेरा जी अगला प्रश्न जो आपसे था, वो आपके कथा लेखन के संबंध में था कि आपका कथा लेखन भी है, आपकी उपन्यास भी आई है, और मुझे आपके उपन्यास या कथा लेखन को पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला है। तो कथा लेखन में मैं आपसे, मेरा जो ये है, प्रश्न है, मेरी जैसे पुस्तक है जागृति है या जागृति। जो जागृति है, ठीक है? तो मेरा और प्रश्न आपसे बड़ा ये भी सीधा है। एक और पुस्तक है, मुड़े हुए पन्ने, जो कि जी, प्रकाशाधीन है, ये भी आ अच्छा, रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा अब आपसे प्रश्न ये है कि जो जी लेखन है आपका, जो कथा लेखन जी है आपका, जी उपन्यास और जो छोटी कहानियाँ आप लिखती होंगी, लघु कथाएँ लिखती होंगी, सब जी मिलाकर मैं आपसे एक ही प्रश्न कथा लेखन पर करूँगा कि जी। आपके कथा लेखन की विषय वस्तु क्या है? बताइए। विषय वस्तु जो है वह समाज, मानव, कोई भी कचोट, कोई भी टीस। और आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं क्या, मतलब मेरा जो लेखन है वो ये है कि मैं पात्रों के बीच में हूँ। जी, और पात्रों के बीच में मैं किसी को बदलना नहीं चाहती, मैं सिर्फ एक आईना दिखाना चाहती हूँ। और उस जी, आईना से अगर पाठक का मन अंदर से बदलता है, तो आप खुद स्वयं बदलिए। पर ये मेरा वो नहीं है कि मैं कहीं पर ये कहूं कि नहीं, आप अपने आप को बदलिए। तो जो सारे पात्र हैं वो समाज से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। पर कहीं पर भी कोई भी एक कचोट और एक टीस आती है, उससे रचना, उससे कहानी बनती है। और कहानी इस तरह की भी है, बाल की खाल निकालना, कि एक छोटी सी घटना है जिसमें कि कोई बाल कटवा रहा है और उसके ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं। इस तरह की भी कहानियां हैं। पर कहानियां जो है मेरी, वो जमीन से जुड़ी हुई हैं। और मैं पात्रों के बीच में हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं दूसरों को ये कहूं कि आप अपने आप को बदलो। मेरा कर्तव्य ये है कि मैं सबको स्थितियां और परिस्थितियां दिखा रही हूँ। और उन परिस्थितियों से जन्मा जो भी आपकी संवेदनशीलता आपको कहती है, आप उस हिसाब से उस कहानी को पढ़िए और उस हिसाब से आप
उस कहानी को ग्रहण कीजिए। अगर आप बदलना चाहते हैं परिस्थितियों को देखकर, तो आप खुद बदलिए। अगर आप नहीं बदलना चाहते, तो यह आपका मन है, ये आप कर सकते हैं। जी, तो ये है कहानियाँ। हाँ, अभी आप कुछ भावना जी भी कुछ नई विधा में लिखती हैं। उन्होंने उस दिन जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने उल्लेख किया था कि हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछता हूँ, हाइको जी, और सेदिका सेदिका जी, ये जी, एक हमारे हिंदी साहित्य में तो नई नया नया है, शायद जापान जी, से आया है ऐसा मानते हैं। आप जी। लोग इससे इससे अवगत हुए हैं तो इस पे प्रकाश डालिएगा। तो ये क्या है और अभी इसमें आपने क्या लिखा है? क्योंकि आपके परिचय में ये भी है कि आप हाइकू और सेदिका इस विधा में भी लिखती हैं, तो इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। जो हाइकू है और सुडोकू है, ये दोनों ही जापानी विधा हैं। और जापानी विधा होने के कारण अभी क्या है कि हमारे जो पाठक गण हैं, वो कम से कम पढ़ना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि थोड़े शब्दों में अगर हम ज्यादा, मतलब जैसे बिहारी के हम कहते हैं कि दोहे जो हैं वो गागर में सागर हैं, तो जी, जो जी। हाइकू है उसका जो विधान है वो 5-7-5 का होता है। जी, तो आप 5 अक्षरों में, और उसके बाद 7 अक्षरों में, और फिर आप 5 अक्षरों में अपनी बात को जी, कह देते हो। तो जो आप पढ़ रहे थे, इश्क क्या किया आंखों से पन्नों तक उतर आया, वो अगर आप देखेंगे तो वो आपको हाइकू दिखाई देगा। क्योंकि उसका जो अक्षर विधान है, उसका जो वर्ण विधान है, वो 5-7-5 का है। और जो सदोका है, उसके अंदर भी जो है वो 5-7-7, पर वो जी, रचनात्मक ये है जिसके अंदर आप वर्ण विधान का तो ध्यान रखेंगे ही, उसके अलावा आप थोड़ा सा सुर, ताल, लय का भी ख्याल रखेंगे। तो वो 5-7-7, 5-7-7 इस तरह से वो छंद उसका है। तो अच्छा, ये एक है आपसे प्रश्न हाइकू था। जो। जी हाँ, जी, अब आपसे एक प्रश्न मेरा ये था कि आप न्यूज़ीलैंड में रही हैं और आपके जी, परिचय में ये विषय जो है, आपके परिचय में मैंने पढ़ा भी है और इस चूँकि मैं अपने दर्शकों को भी अवश्य बताना चाहूँगा कि जी, आप वहाँ पे एक रजिस्टर्ड टीचर के रूप में तो थी, लेकिन आपने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य वहाँ पे किया वो ये है कि भारतीय और माओरी संस्कृति के बीच में एक सेतु बंधने का काम किया है। एक एक अपनी भारत की संस्कृति वो लेकर गई, एक प्रवासी जी, भारतीय के रूप में, लेकिन वहाँ की जी, जो स्थानीय संस्कृति थी, जिसे वह जी, माओरी संस्कृति कहती हैं, उसके बीच में वो एक सेतु बंध के रूप में काम करी हैं। तो इस पर वो प्रकाश डालें कि क्या कार्य उन्होंने किया है, साहित्य में, लोक परंपरा में, लोक नृत्य में, लोक गान में या जो भी उन्होंने काम किया क्योंकि वो एक सेतु बंध के रूप में काम करती हैं, 2 अलग संस्कृतियों के मध्य। इस पर आपका क्या कहना है? आप अपने विचार रखिए। जी। जी। जो माओरी परंपराएं हैं और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इतना जुड़ी हुई है कि जब हम उनके कथा बिंब लेते हैं या उनकी कहानियां पढ़ते हैं या उनके माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि एक बहुत छोटा सा मोई करेक्टर है। और मतलब एक बहुत छोटी सी घटना सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत समय इतना ज्यादा जी, नहीं होगा कि मैं जी, बहुत विस्तार से कह सकूं। तो जी, वो जो जी, मोई है वो क्या करता है, सूर्य को धीमा करता है। और सूर्य को किस लिए धीमा करता है, क्योंकि रातें बहुत लंबी थी, दिन बहुत छोटे थे, लोगों को समय नहीं मिलता था कि वो कार्य कर सके। तो मोई ने क्या किया कि वो अपने भाइयों के साथ वो फ्लेक्स के रोप्स बनाकर गया और वहां पर पिट में जाकर छुप गया। और उसने बाद में जो सूर्य था, छिप गया। जैसे ही सूर्य निकला, उसने उसके नाक के ऊपर प्रहार किया। और नाक के ऊपर प्रहार करने के पश्चात सूर्य ने कहा कि भाई क्या तुम मुझे मार दोगे। तो उसने कहा नहीं, मैं मारूंगा नहीं तुमको, पर मैं चाहता हूं तुम्हारी चाल धीमी हो जाए। क्या और बात है! इस तरह से, जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि सूर्य के नाक के ऊपर जो प्रहार हुआ, उससे सूर्य की गति धीमी हो गई। अब ये मेरा कार्य है, मैंने माओरी कथाएं पढ़ी, मुझे जी, हिंदी कथाएं भी पता है। मैंने बहुत सुंदर। बच्चों के साथ ही खुद प्रश्न रखा। मैं आपको क्या लगता है कि हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं, उसमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि मोए के साथ जुड़ रहा है। क्या बच्चों ने बात है! अपने आप उत्तर लाए, बच्चे अपने आप उत्तर लेकर आए। हनुमान जी, हनुमान जी, उन्होंने भी तो क्या सूर्य को बात है! निगल लिया था। उनका अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब अब मैं नहीं कुछ कह रही,
बच्चे अपने जी, आप जोड़ रहे हैं, और जो कीवी बच्चे हैं वो भी सुन रहे हैं, और हमारे भारतीय बच्चे एक नई कहानी बना रहे हैं, और उसको क्या कह रहे हैं वो, कि ये तो बहुत अच्छा है। और हम क्या करते हैं, हनुमान जी को भी बुलाते हैं, मोई को भी बुलाते हैं, और फिर हम सूर्य के साथ दोबारा संवाद स्थापित करते हैं। और सूर्य को देखो, हम तालियां बजाते हैं क्योंकि सूर्य धीमा हो गया है, हम बच्चे भी खेल रहे हैं, सब कुछ। उन्होंने बहुत चित्र बनाए उसके बकायदा, और चित्र बनाने के पश्चात उन्होंने एक नई कहानी बनाई, एक नई अवधारणा बनाई। तो अब क्या हुआ कि संस्कृतियों का समन्वय हुआ, संस्कृतियों का सेतु। तो मैं उसमें एक सेतु का कार्य करती हूँ। ऐसी एक कहानी नहीं बहुत है। सुंदर। अगस्त्य ऋषि की पहाड़ों का झगड़ा, तो वो पहाड़ों का झगड़ा जी, जी। हमारे उसके साथ भी जुड़ी हुई है, कि अगस्त्य ऋषि ने किस तरह से विंध्याचल पर्वत को वो किया। और अगस्त्य, और यहाँ पे पहाड़ों का झगड़ा, एक बहुत ही सुंदर प्रियंगा करके पर्वत है, और वो लड़ रहे हैं आपस में पहाड़ उस सुंदरी को लेकर। और फिर बच्चों ने फिर संवाद किया, हमारे यहाँ भी तो अगस्त्य ऋषि हैं, उन्होंने विंध्य पर्वत को ऊंचा कर दिया था। क्या ये बात है! मैं कुछ नहीं कर रही, वो कर रहे हैं। और मैं सिर्फ एक सांस्कृतिक सेतु का काम कर रही हूँ। मैं उनके जो नई ड्राइंग्स हैं, उनके जो नए संवाद हैं, उनके जो नए उच्चारण हैं, उसको सांस्कृतिक संवाद का रूप देकर मैं आगे उनका कार्य बढ़ा रही हूँ। तो ये है जो कि मैं बहुत सुंदर, माओरी बहुत और सुंदर हिंदी के सुनीता बीच जी। में जुड़ी देखिए, हूँ। आप जो कार्य कर रही हैं, मुझे एक बहुत पुरानी जो है बात याद आ गई इतिहास से। जब पारसी भारत में आए थे, तो भाषा वो जानते नहीं थे। जब गुजरात पहुँचे, तो उन्होंने बहुत सारा संवाद करने का प्रयास किया, कुछ संवाद नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, राजा ने पूछा कि आप यहाँ, हम आपको यहाँ रहने दें, बसने दें, तो आप कैसे रहेंगे? तो फिर उन्होंने कहा, एक प्याले में पानी लिया, उसमें उन्होंने शक्कर डाल के बताया कि उसको उन्होंने घोल दिया। तो राजा समझ गए, और पारसियों ने इस बात को आज तक निभाया है। हमारे देश का ये सौभाग्य है, जो हमारे यहाँ पारसी प्रवासी आए, उन्होंने निभाया। तो हम जो भारतीय प्रवासी विश्व में कहीं पे भी रह रहे हैं, तो मुझे गर्व के साथ हो ये कहने का, मुझे गर्व होता है ये बात कहने में, कि हमारे प्रवासी जहाँ पर भी हैं, वो कहीं पर भी वहाँ के अमूल निवासियों को, यहाँ वहाँ के जो बहुसंख्यक हैं, उनको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, उनको, उनके लिए कोई चुनौती नहीं बन रहे हैं, बल्कि दूध में शक्कर की तरह रह रहे हैं। तो देखिए, सुनीता जी आज हमारे बीच में हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि न्यूजीलैंड की जो संस्कृति है और भारतीय संस्कृति है, मुझे अपने पर तो गर्व है जो मैं लेकर आया हूँ भारत से, लेकिन जिस मुझे देश गर्व में मैं है। जा रहा हूँ, उस देश की संस्कृति के प्रति भी मेरा जो मनोभाव है, वो कृतज्ञता का है, वो भी मुझे स्वीकार है। और हम दोनों में एक दूसरे के में संघर्ष नहीं, हम दोनों में जो है मित्रता का भाव होगा, और हम मिलकर कुछ नया और सृजन करेंगे। ऐसे भाव को रखकर वो कार्य कर रही हैं। मुझे उनकी सृजनशीलता पर बहुत गर्व है, और मैं उनका परिचित हूँ। इस नाते भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी इतनी अच्छी लेखनी साहित्य की जो है वो मेरी परिचित हैं। तो ये मित्रों, ये तो था आज हमारा जो कार्यक्रम होता है अपनी बात डॉक्टर संजय अनंत के साथ, इसका पहला भाग। अब इसका जो इसी कार्यक्रम का जो दूसरा सत्र होता है, वो ये होता है कि जो गेस्ट होते हैं, हमारे जो अतिथि होते हैं, वे अपने प्रश्न जो है, वे हमारे जो जो मुख्य अतिथि होती हैं, जो आज की जैसे डॉक्टर सुनीता शर्मा जी हैं, उनके समक्ष अपने प्रश्न रखेंगे, और वो उनके उत्तर देंगे। मेरा बस सुनीता जी से अनुरोध ये है कि संक्षिप्त में आंसर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा, ताकि जी अधिक प्रश्न हो बिल्कुल। पाए। तो संजय मैं जी, बस इतना कहना चाहूंगी भावना जी, कि जी, प्रकृति जी और सुरेश पांडे जी, अब आप प्रश्न करिए एक-एक करके, और सुनीता जी उसका उत्तर देंगी। जी। जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई संजय जी और सुनीता जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लेकर आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत जल्दी से मैं तो बस 2-4 पंक्तियाँ सुनीता जी से सुनना चाहती हूँ, चाहे वो अनछुए स्पर्श से हों और चाहे चिरपरिचित से। मैं उनकी कविताएँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत बड़ी नहीं, 2-4 लाइनें ही चाहे सुना दीजिए। जी, हाँ जी। बहुत सुंदर भावना जी। बस मैं कविता सुनाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रवास जो है वो मेरे लिए स्मृति नहीं, स्मृति तो है, पर कहीं ना कहीं इसने मुझे बहुत विस्तार किया है, बहुत विस्तृत भी किया है। तो मैं अपनी काव्य संग्रह चिर प्रतीक्षित से एक कविता बहुत जल्दी से आपको सुनाती हूँ। बहुत जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार फिर कहने के जी, लिए। जी। लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट सी देर रात तक जगती माँ, टिमटिमाती सी निहारती रहती है रात दिन एक सड़क। हाँ, बूढ़ी हड्डियों के ढांचे में है प्रदीप्त बस उसकी आंखें हैं।
चिंता है बस उसकी अपनी ही चिता, चिंता है बस उसकी अपनी ही चिता, इसी चिंता में माँ का तन मोम सा पिघल गया, माँ और आंखें सूनी की सूनी ही रह गई, ना जाने कैसे खुली 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 आंखों से माँ खुद ही लैंप पोस्ट बन गई, माँ हाँ, खुद ही लैंप पोस्ट अरे बन गई, क्या बात माँ है, क्या बहुत बात खुद है। ही खूबसूरत, लैंप पोस्ट बहुत क्या बन सुंदर। गई। बहुत अब बहुत प्रतिभा बहुत जी धन्यवाद। जुड़ी हुई हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं फेसबुक के में जो हमारे से दर्शक जुड़े हुए हैं मैं उनके नाम भी ले रहा हूं। उसमें है हमारी सबकी चिर परिचित रितु रंजन पांडे जी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है फेसबुक पे। अंजलि सक्सेना जी जुड़ी हुई है फेसबुक पर, और ध्रुति मालिनी जी जुड़ी हुई हैं। और इसके पहले जो है, जैसा मैंने बताया था, डॉक्टर मीरकेत प्रधान जी जुड़े हुए थे, जो हमारे छत्तीसगढ़ रायगढ़ के बहुत बड़े साहित्य के विद्वान हैं, आलोचक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये सारे विद्वत जुड़े हुए थे। और दर्शकों की अगर मैं बात करूं तो 50 से अभी संख्या जो है वो 70 के आसपास पहुंच चुकी है, जो लोग हमें देख पा रहे हैं। तो आगे प्रश्न करिए, आप लोग का स्वागत है। प्रतिभा जी, सुरेश पांडे जी। अगला प्रश्न मैं लेकर आता हूँ। प्रणाम, मैं जी प्रगीत। बहुत जी बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई आपको सुनीता जी और संजय जी। बहुत अच्छा, बड़े सार्थक प्रश्न आप कर रहे हैं। मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न जो आपके जीवन काव्य यात्रा से जुड़ा हुआ है सुनीता जी, वो यही है कि आपने भारत की पृष्ठभूमि, फिर न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया। आपकी कलम तो एक सा ही लिखती रही, बिल्कुल जो ईमानदारी से एक लेखक का काम होता है। लेकिन आपको बाह्य पृष्ठभूमि में किस तरीके का परिवर्तन नजर आया, और क्या आपको लगा कि साहित्य जो है उसका वो किस ओर जा रहा है? देखिए, प्रवास मेरे लिए एक विस्तार है, जैसा कि मैं अभी कह रही थी। भारतीय भूमि में जब हम लिख रहे थे, तो भारतीय भूमि की जो वातावरण था और वहाँ की जो टेस्ट थी, वहाँ की जो कचोट थी, वो दूसरी थी। पर जब हम यहाँ प्रवासी बन गए, तो अब इतने दूर से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक पहाड़ पर चढ़ गई हूँ, और पहाड़ पर चढ़ने के पश्चात मुझे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी जो मतलब अंदर का जो भाव है, जो भारत भूमि ने मुझे सींचा है, वो मुझे इतना स्पष्ट दिखाई देता है। और मुझे ये लगता है कि ये मेरी धरोहर है, जो कि मुझे आने वाली पीढ़ी को देनी है। तो कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति जो मेरी एक समर्पण का भाव है, या हिंदी के प्रति मेरी जागरूकता है, वो इसलिए है कि मैं हिंदी विरासत के रूप में कहीं अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को दे सकूं। तो कहीं ना कहीं मैं उससे जुड़कर और यहाँ के वातावरण में लिखती हूँ, और यहाँ के वातावरण में जब मैं लिखती हूँ, तो जैसे कबीर कहते हैं ना कि दर दरा कर लीजिए आप शब्दों को, और दूसरों को समझ आ सके। तो मेरी भाषा जो है उसमें वह बदलाव आया है। तो उसमें हो सकता है कि कुछ तत्सम शब्द हों, कुछ तद्भव हों, कुछ देशज हों, कुछ विदेशज भी हों। तो ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करती, मैं अंग्रेजी का प्रयोग भी उसी तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हमारे जो कीवी बच्चे हैं, हमारे जो न्यूजीलैंड के बच्चे हैं, या जो हमारे यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के बच्चे हैं, वो भी समझ सके। क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाषा एक बहता नीर है। जब बहता नीर है तो उसको बहाओ आप, और ऐसे बहाओ कि दूसरा आदमी भी उसको ग्रहण कर सके। पर अगर आप उसको बहुत क्लिष्ट कर देंगे, बहुत आप उसको मतलब कठिन कर देंगे, तो यहाँ के बच्चे जुड़ नहीं पाएंगे। तो जहां चाह वहां राह। बहुत तो सुंदर, मेरी धन्यवाद। चाहना क्या बहुत है, मेरी सुंदर चाहना आपका। ये है कि हिंदी के साथ सब जुड़ सके, संसद बहुत से लेकर सड़क तक हिंदी आए। जी शुभकामनाएं आपको। बहुत सुंदर प्रत्युत्तर दिया आपने। और मैं सुरेश पांडे जी से अनुरोध करूंगा, समय समाप्त हो गया। अंतिम में अगर कोई प्रश्न आप करना चाहें तो अवश्य करिए, क्योंकि हम प्लीज। समय से करीब जो है 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। आपसे अवश्य मैं अनुरोध करूंगा, आपने पूरा कार्यक्रम देखा है आदरणीय, तो अवश्य आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो अवश्य करिए। मैं तो स्वागत है। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर सुनीता जी का और आपका, और दो विभूतियां यहाँ बैठी हैं, डॉक्टर भावना जी और अगीत जी। संगीत को। सबका धन्यवाद। मैं कोई ज्यादा तो लिखा पढ़ा नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन मैं अगर चंद पंक्तियां डॉक्टर सुनीता जी किसी कविता की सुना सकें तो बड़ी प्रशंसा जी होगी। जी वैसे जी बहुत सुंदर बहुत जी, मैं धन्यवाद। देती हूँ।
कमी है। जी, चलिए आप उनकी बात रखिए और कविता सुनाइए, उसके साथ ही हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। चंद लाइनें सुना छोटी सी दीजिए, कविता टाइम आप की मुझसे कमी है। और मैं माफी चाहूंगा कि मैं समय पे जुड़ नहीं पाया, जी मैं कोशिश कर रहा था लेकिन जुड़ नहीं पाया, तो मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ सुनीता जी, आप अगर जी मैं ले रही हूँ। जी तिनका तिनका जोड़ने के लिए भागती रही जिंदगी, तिनका तिनका जोड़ने के लिए भागती रही जिंदगी, अपने ख्वाबों ख्यालों को रोज तिनका तिनका चुन बनाती रही रौंदा। हम्म, एक छोटा सा लगाव तिनका, एक छोटा सा लगाव तिनका जिंदगी भर रहा, न जाने कैसे कसक। एक छोटा सा लगाव तिनका जिंदगी भर रहा, ना जाने कैसा कसकता, कैसे कसकता। और यह मेरी भारत भूमि की याद है। हम जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, तीसरे देश में, पर वो जो लगाव वाला जो तिनका है वह मेरी भारत भूमि है, वह मेरी स्मृति है, वह मेरी जड़ है। चाहे आकाश मेरे पंख उड़ रहे हैं प्रवास विदेश में आकर, फिर पर मेरी जन्मभूमि वही है, मेरी जड़ वही है। तो वो जो क्या लगाव कसकता रहता है वह वही। तो सुनीता क्या जी बहुत बात, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद आपका। और मित्रों, आज कहते हैं 1.25 के एक बराबर, तो मेरे आज के कार्यक्रम में जूम में ज्यादा अतिथि नहीं आए। आदरणीय सुनीता जी ने हो सकता है कुछ लोगों को और आमंत्रित किया हो, पर 1.25 के एक बराबर क्यों कहा कि भावना जी आ गई, क्योंकि भावना जी आके अरे आने से वो सारी कमी जो है, क्योंकि इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी विदुषी हमारे कार्यक्रम में आई, तो वो 4 चांद लग गए। और वो 1.25 के बराबर जो बोलते हैं ना, वो बिल्कुल एक एक बात, क्योंकि अकेले के आने से जो है बहुत वो बहुत जो आभार। है वो रोशनी फैल गई। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही किसी अन्य हस्ती से फिर हम अपने अगले कार्यक्रम में मिलेंगे, जिसका नाम है अपनी बात, डॉक्टर संजय आनंद के साथ। आप सभी विद्वज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विद्वज्जन जो फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े, विश्व के अनेक देशों से हमें देखते रहे, सुनते रहे, और इस कार्यक्रम में जो कुछ रोचक चर्चाएं हुई उसको आपने मनन किया, उस पर चिंतन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 2 दिन बाद होली है, तो होली पर्व की भी, रंग के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार। शुभकामनाएं आपको भी, बहुत 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 बधाई, आभार। बहुत बधाई। प्रारंभ में शब्द भाव थे, फिर वे प्रश्न बने, और आज वे संवाद बन गए। इससे क्या अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। क्या बहुत 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 आभार बहुत आदरणीय धन्यवाद आपका, डॉक्टर बहुत बहुत संजय आनंद जी। नमस्कार।